जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 9th में परमाणु संरचना चैप्टर में। आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक में आपको रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, तो रदरफोर्ड ने ये प्रयोग जो है वो परमाणु के संदर्भ में बताया। उन्होंने परमाणु की संरचना के संदर्भ में यह प्रयोग किया था और इस प्रयोग में उन्होंने निम्न तथ्य प्राप्त किए। उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। तो देखिए, इस प्रयोग में उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने सर्वप्रथम इस प्रयोग को बताने से पहले हम दो चीजें आपको बताना चाहें। अल्फा कण के बारे में बताना चाहते हैं। अल्फा कण क्या है, और सोने की पन्नी, सोने की पन्नी, पतली चादर है। इन दोनों के बारे में आपको हम बता दें। अल्फा कण का मतलब होता है He2+, हीलियम आयन। देखिए क्या है, तो हीलियम परमाणु में दो प्रोटॉन होते हैं, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात, दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात दो प्रोटॉन बचते हैं और दो न्यूट्रॉन बचते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बचते हैं। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है और जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। तो इसका मतलब हीलियम आयन जो है इस पर दो इकाई धनावेश होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान A इक्वल टू होता है P+N। तो P की संख्या 2 होती है, N की संख्या भी 2 होती है। टोटल द्रव्यमान जो आता है 4 आता है। ठीक है, तो हीलियम जो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, 4 होता है, और इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। तो जब हीलियम परमाणु पर 2 इकाई धनावेश होता है तो इस आयन को ही अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात ये अल्फा कण कहलाता है। ठीक है, हीलियम परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यह परमाणु पर 2 इकाई धनावेश हो जाता है, तो इसे ही अल्फा कण कहते हैं, या आप कह सकते हैं अल्फा कण को He2+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अल्फा कण के बारे में बताया कि अल्फा कण जो होता है, ठीक है, तो इसे हम अल्फा या अल्फा कण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है He2+ अल्फा कण को He2+ से प्रदर्शित करते हैं। इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। अब सोने की पन्नी के बारे में जानिए। यह एक पतली परत होती है, सोने की एक बहुत ही पतली बारीक परत होती है, जिसे सोने की पन्नी कहा जाता है। और इसकी अपेक्षा जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। इस सोने की पन्नी की अपेक्षा जो अल्फा कण होते हैं बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, और ये सोने की पन्नी से टकराते हैं तो ये उससे आर-पार हो जाते हैं। चलिए, हमने इतनी बात आपको बताई रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से पहले, तो इसको आपको जानना जरूरी था, इसलिए हमने बताया। अब हम प्रयोग बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्या किया, निर्वात में एक सोने की पतली पन्नी ली। निर्वात में उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये इस प्रकार से।
ये नाभिक है परमाणु का, धनावेशित होता है और इसके चारों ओर भी धनावेश। ये क्या है? ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण, ठीक है। अल्फा कण की बौछार की जा रही है, अल्फा कण, ये अल्फा कण दिखाए जा रहे हैं, अल्फा कण, ठीक है। ये सारे अल्फा कण हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से विचलित हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, ये विचलित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये देखिए, समझिए आप, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली और उस सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्या होते हैं, मैंने बताया, He2+, जो हीलियम परमाणु होता है, जो जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस हीलियम परमाणु के पास 2 इकाई धनावेश हो जाता है, अतः वह हीलियम आयन में बदल जाता है, तो वही अल्फा कण कहलाता है। जब उन अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो बौछार करने के पश्चात जो है, बौछार करने के पश्चात जो है उन अल्फा कणों में क्या परिवर्तन होता है, सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आप नोट करेंगे कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। जब जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो अधिकतर अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो हम आपको नोट कराएंगे, अधिकतर अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण, अल्फा कण कण सीधे निकल जाते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। सीधे अधिकतर अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी को अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को, हम लिखेंगे सोने की पन्नी को, अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से, सोने की पन्नी से होकर सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। पहला उन्होंने बताया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण के रूप में मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तीसरा आप बताएंगे, कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण मध्य से टकराने के पश्चात लगभग 180 अंश के कोण पर वापस लौट आते हैं, लौट आते हैं। देखिए, ये जब रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने, तो उन्होंने यह पाया कि तीन प्रकार का विचलन उनने पाया। तो सबसे पहला क्या प्रभाव उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से होकर सीधे निकल जा रहे थे। ये देखिए,
अधिकतर अल्फा कण ऐसे थे जो सोने की पन्नी से टकराते थे तो वो सीधे निकल जा रहे थे, उनमें कोई विचलन, उन अल्फा कणों में कोई विचलन नहीं पाया जा रहा था। लेकिन सेकंड उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण के रूप में मुड़ जा रहे थे। तो एक छोटे से कोण के रूप में कुछ अल्फा कण, देखिए ये एक अल्फा कण है, ये दूसरा अल्फा कण है, जो छोटे से कोण के रूप में अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा था। इसके बाद उन्होंने तीसरा क्या उन्होंने बताया कि बहुत कम अल्फा कण जो है, बहुत कम अल्फा कण मध्य भाग से टकराने के पश्चात, यहां हम लिखेंगे मध्य भाग, यहां हम ऐड कर दे रहे हैं मध्य भाग से टकराने के पश्चात, मतलब सोने की पन्नी के मध्य भाग से जब टकरा रहे थे तो लगभग 180 के अंश के कोण पर वापस लौट रहे थे। देखिए लगभग एक कण या बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो मध्य भाग से टकराते हैं और रिवर्स दिशा में 180 अंश के कोण पर वापस लौट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में ये 3 तथ्य दिखाई दिए गए और उन्होंने इन तीनों का निष्कर्ष क्या दिया, अब आपको हम बताएंगे निष्कर्ष। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष क्या थे, तो आपको हम लिखवाएंगे अब निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष को ध्यान देंगे, तो ये तो 3 प्रकार से तथ्य थे, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के ये तथ्य दिखाई दिए। अब इसके निष्कर्ष क्या है, तो देखिए क्या निष्कर्ष दिया गया। पहला निष्कर्ष दिया गया कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है, रिक्त या खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। तो ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। चूंकि अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, तो सीधे निकल जाते हैं इसका मतलब क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। नेक्स्ट उन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, देखिए सेकेंड तथ्य क्या था, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण के रूप में विचलित हो जा रहे थे। तो उसका उन्होंने क्या रीजन बताया, उन्होंने ये बताया कि परमाणु के कहीं ना कहीं छोटे से भाग में कोई धनावेशित क्षेत्र होता है और उस धनावेशित क्षेत्र के होने के कारण ये अल्फा कण जो होते हैं उससे प्रतिकर्षित, उस क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं, हल्का सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। दोबारा हम बता दे रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इसका उन्होंने निष्कर्ष दिया कि परमाणु के मध्य भाग में छोटे से भाग में कोई ना कोई धनावेशित क्षेत्र फैला होता है और उस धनावेशित क्षेत्र से ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि परमाणु के मध्य भाग, परमाणु के मध्य छोटे से भाग में धनावेशित क्षेत्र होता है, धनावेशित क्षेत्र होता है जिससे जिस क्षेत्र में जिस धनावेशित क्षेत्र में ये अल्फा कण प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। लीजिए हमने आपको बताया परमाणु के मध्य में छोटे से भाग में धनावेशित क्षेत्र होता है, जिस धनावेशित क्षेत्र में ये अल्फा कण प्रतिकर्षित हो जाते हैं। देखिए अल्फा कण भी धनावेशित कण है और जब यह मध्य में धनावेशित क्षेत्र पाया जाता है तो उस धनावेशित क्षेत्र से ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये दूसरा रीजन बताया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, देखिए लगभग बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो अपने मार्ग में वापस लौट आ रहे थे। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि
परमाणु के केंद्र में एक बहुत सूक्ष्म स्थान घेरे कोई न कोई दृढ़ या कठोर भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त भार उपस्थित होता है और उसी समस्त भार के कारण वह कठोर और दृढ़ होता है जिससे कि वह अल्फा कण अपने उसी मार्ग में वापस लौट आता है। तो हम दिखाएंगे परमाणु के केंद्र में छोटा सा सघन एवं दृढ़ भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश तथा भार उपस्थित होता है जिससे ये कण टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आते हैं लौट आते हैं। लीजिए, ये हमने बताया कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जब मध्य भाग से टकराते हैं तो वापस लौट आते हैं। उसका रीजन यह है कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा सघन एवं दृढ़ भाग होता है और जिस भाग में परमाणु का समस्त धनावेश और परमाणु का समस्त भार उपस्थित होता है, निहित होता है और इसी कारण वह भाग जो होता है बहुत सघन एवं दृढ़ होता है जिससे कि अल्फा कण टकराते हैं तो वापस लौट आते हैं। यह हमने निष्कर्ष में आपको ये बताया। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का यह अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था जिसमें ये तथ्य दिखाई दिए और उस तथ्य के ये निष्कर्ष दिखाई दिए। ठीक है, तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग प्लस उन्होंने ये निष्कर्ष दिया और इस निष्कर्ष के बाद उन्होंने क्या बताया, हम दोबारा यहां बताएंगे आपको। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यहां लिखते हैं उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। अब क्या बताया उन्होंने? नाभिक के बारे में। उन्होंने इसके बाद नाभिक के बारे में बताया। नाभिक तो उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में जब ये जो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के पश्चात उन्होंने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में जो एक सूक्ष्म स्थान घेरे हुए जो सघन एवं दृढ़ भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। तो उन्होंने नाभिक को इस प्रकार से परिभाषित किया, परमाणु के केंद्र, परमाणु के मध्य भाग एवं कह सकते हैं मध्य भाग एवं केंद्र में छोटा सा सघन एवं दृढ़ भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश निहित रहता है। धनावेश निहित मतलब उपस्थित रहता है। लीजिए, तो परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में ये 10 की घात 5 गुना कम होता है। इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की तुलना में 10 की घात 5 गुना कम होती है। ठीक है, 10 की घात
5 गुना कम होती है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु की तुलना में 10 की घात 5 गुना कम होती है। बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, कठोर एवं दृढ़ होता है। तो इस प्रकार ये हमने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और उसके निष्कर्ष और नाभिक की खोज या नाभिक के बारे में उन्होंने बताया, तो ये हमने आपको समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल या परमाणु मॉडल बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है।